नमन की कड़क आवाज सुनकर मीटिंग रूम के उस पार खड़े कार्तिक के चेहरे से एक पल में मुस्कान गायब हो गई। उसने तुरंत खुद को संभालते हुए कहा, सॉरी सर। लेकिन नमन ने उसकी माफी पर कोई ध्यान नहीं दिया। अपनी ठंडी निगाहों से उसे देखते हुए बोला, मुझे परवाह नहीं है, बस जितनी जल्दी हो सके उन सब का पता लगाओ। कॉल कटते ही उसकी भौहें सिकुड़ गईं। आखिर सबको हो क्या गया है? उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। इधर कार्तिक फोन हाथ में लिए कॉरिडोर में तेजी से चलते हुए खुद से ही बुदबुदाने लगा, शादी है, नमन सर की शादी है। उसकी ये बातें सुनकर दरवाजे पर खड़ा मनीष चौंकते हुए बोला, क्या तनु से तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है क्या? कार्तिक गुस्से में पलटा, क्या बकवास कर रहे हो? तनु और मेरा ब्रेकअप क्यों होगा? मनीष ने शरारती अंदाज में हंसते हुए कहा, नहीं, मुझे लगा तुम इतने खुश हो तो शायद उस आफत से आखिरकार पीछा छूट ही गया। कार्तिक की आंखों में गुस्से की चमक थी। वो मनीष को ऐसे घूर रहा था जैसे पल भर में उसे कच्चा ही खा जाएगा। टेबल से कुछ फाइलें उठाकर कार्तिक के ऊपर फेंकते हुए नमन ने झुंझलाते हुए कहा, जल्दी सारा काम खत्म करो। समझ लो मुझे कुछ काम से बाहर जाना है, और हाँ, मेरे लौटने से पहले ये सब निपट जाना चाहिए। नमन तेज कदमों से बाहर निकल गया। पीछे खड़े कार्तिक ने ऊंची आवाज में कहा, लेकिन कहाँ जा रहे हो? कम से कम ये तो बता दो, कब तक आओगे? हेलो, सुन तो लो। लेकिन नमन बिना कुछ कहे लिफ्ट में घुस गया। दरवाजा बंद होते ही कार्तिक ने सामने रखी फाइलों की तरफ देखते हुए लंबी सांस ली। इतना सारा काम, वो भी अकेले? शादी की तैयारियां आसान थोड़ी होती हैं यार। वैसे तो बैचलर होने के बाद सभी लड़कों की हालत शादी के मौसम में खराब ही रहती है, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा हाल बेहाल नमन का था। एक तरफ शादी की तैयारियों की टेंशन, दूसरी तरफ तनु के गुस्से और नखरों का दबाव। कहते हैं ना, जब गर्लफ्रेंड अपनी पर आ जाए तो सामने वाले को सांस लेने का भी टाइम नहीं मिलता। आज ठीक वैसा ही था। तनु ने नमन को ऐसा महसूस करा दिया था जैसे उसने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया हो। इधर आरव नमन को चिढ़ाने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा था। वो सोफे पर बैठकर थोड़ा पास झुककर बोला, सुनिए जी, क्या आप चाय पियेंगे या कॉफी या फिर? नमन ने उसे घूर कर देखा। आरव, अगर तुझे अपनी भलाई चाहिए तो चुपचाप बैठ जा। आरव ने होंठ दबाकर हंसी रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में शरारत साफ झलक रही थी। उसे पता था ये शादी सिर्फ नमन और मान्या की नहीं, बल्कि यहाँ हर किसी के दिल की कहानी को बदलने वाली है। रूही पंडित जी से गुस्से में कह रही थी, बिल्कुल नहीं, हम ये बात मान ही नहीं सकते। 3 महीने, आपको पता भी है 3 महीने में कितने दिन होते हैं? और आप कह रहे हैं कि उनमें एक भी दिन शादी के लिए शुभ नहीं है। मान्या भी घबराई हुई बोली, पंडित जी प्लीज एक बार फिर देख लीजिए, जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा रहेगा। लड़कियों की बातें सुनकर पीछे खड़े आरव ने कार्तिक की तरफ देखा तो दोनों के चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। उन्होंने एक साथ हैरान होकर नमन की तरफ घूरते हुए कहा, ओ माय गॉड नमन। कार्तिक हंसते हुए बोला, इनका बस चले तो अभी इसी वक्त तुझे मंडप पर बिठा दे। नमन ने उसे घूरते हुए दबी आवाज में कहा, अगर बहुत ज्यादा मुंह चलाया ना तो अगली हल्दी तेरे नाम की हो जाएगी, समझा? आरव हंसते हुए बोला, लगता है किसी को हमारी मदद की जरूरत है। वो नमन की पीठ थपथपाकर रूही के पास गया और बोला, स्वीटहार्ट, पंडित जी की बात मान लो। वैसे भी 3 महीने कुछ ज्यादा नहीं है, इससे तैयारी भी बेहतर हो जाएगी। रूही गुस्से में कुछ कहने ही वाली थी कि तभी मान्या बीच में आकर बोली, हाँ, आरव सही कह रहा है। हमने इतनी देर तक इंतजार किया है तो 3 महीने और सही। मान्या
की बात सुनकर रूही चुप हो गई। तभी बीजी और आरब की माँ ने पंडित जी की बात पर मोहर लगाते हुए कहा, तो ठीक है, अब नमन और मान्या की शादी 3 महीने बाद फिक्स। इतना सुनकर सबके चेहरे पर अलग अलग भाव थे। किसी के लिए एक खुशी थी तो किसी के लिए बेचैनी, क्योंकि 3 महीने बाद सिर्फ नमन और मान्या की शादी नहीं होनी थी, बल्कि बहुत सी अनकही कहानियों की नई शुरुआत होने वाली थी। पंडित जी के जाने के बाद रूही मिठाई की प्लेट उठाकर नमन के पास आई और उसे जबरदस्ती लड्डू खिलाते हुए बोली, बस 3 महीने हैं, उसके बाद तुम। उसकी आवाज में प्यार से ज्यादा धमकी थी। इतना ही नहीं, रूही ने नमन के मुंह में इतनी मिठाई ठूंस दी थी कि उसका पूरा मुंह भर चुका था। विजय हंसते हुए बोला, बस करो रूही, ऐसे तो आज ही बेचारे की जान चली जाएगी। विजय की बात पर रूही ने उसे घूर कर देखा। रूही मुस्कुराती हुई किचन की ओर चली गई। डिनर का सन्नाटा। डिनर के समय डाइनिंग टेबल पर अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। इसका कारण था लड़कों के पेरेंट्स। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ बोलने की। खाना खाते खाते अचानक आरव के डैड ने टेबल पर रखी चम्मच को साइड रखते हुए सबकी तरफ देखा और बोले, डिनर के बाद तुम चारों स्टडी रूम में आकर मिलना। इतना सुनते ही नमन, आरव, कार्तिक और विजय के चेहरे का रंग उड़ गया। वे चारों एक दूसरे को घबराए हुए देख रहे थे, जैसे किसी बड़े तूफान के आने का अंदाजा हो। अंदर ही अंदर सभी सोच रहे थे, कहीं हमने फिर कोई कांड तो नहीं कर दिया। कार्तिक ने हिचकिचाते हुए कहा, डैड, अगर कुछ जरूरी है तो यहीं बोल दीजिए। इतनी रात में बच्चों को ऐसे डराना ठीक नहीं है। उसकी बात सुनकर आरव के डैड भौएं चढ़ाते हुए बोले, तो तुम्हें सारी बात यही सबके सामने बतानी पड़ेगी क्या? इतना सुनते ही चारों की धड़कनें और तेज हो गईं। स्टडी रूम में क्या होने वाला था किसी को नहीं पता था, पर एक बात साफ थी, आने वाली रात नमन, आरव, कार्तिक और विजय की जिंदगी में कोई बड़ा मोड़ लेकर आने वाली थी। आरव के डैड गुस्से में बोले, करनी है तो सुनो, जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम बिल्कुल लापरवाह और बिगड़ गए हो। इससे पहले कि उनके डैड और कुछ कहते, आरव दोनों हाथ जोड़कर बोला, ठीक है डैड, स्टडी रूम में बात करते हैं। रूम में तनाव करीब 1 घंटे बाद। नमन, आरव, कार्तिक और विजय उदास से चेहरे लेकर रूम में पहुंचे, जहां विजय और राहुल के पेरेंट्स पहले से इंतजार कर रहे थे। अपने पेरेंट्स को एक साथ देखकर चारों लड़कों की धड़कनें और तेज हो गईं। जैसे ही वे अंदर आए, रमेश ने धीरे से कहा, मुझे अजीब लग रहा है, कहीं कुछ बुरा होने वाला है। उसकी बात सुनकर राहुल ने घूरते हुए कहा, चुप रहो। चारों लड़के चुपचाप अंदर आकर काउच पर बैठ गए। पूरा कमरा 30 सेकंड तक सन्नाटे में डूबा रहा। पेरेंट्स का फैसला। फिर आखिरकार आरव के डैड ने खामोशी तोड़ी, तुम चारों अब बच्चे नहीं रहे। हम जानते हैं तुम सब समझदार हो और अपनी जिंदगी में बिजी भी, इसलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अब वक्त आ गया है कि तुम चारों अपने अपने फैमिली बिजनेस को संभालो। हम अब सब कुछ तुम्हारे हवाले करके आराम करना चाहते हैं। ये सुनते ही नमन, आरव, कार्तिक और विजय के दिमाग एक पल के लिए सुन्न पड़ गए। उनके चेहरों पर साफ झलक रहा था कि उन्होंने ये बात कभी सोची ही नहीं थी। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। चारों में से किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की, सिवाय विजय के। वो हिचकिचाते हुए बोला, डैड, फिलहाल ये कैसे मुमकिन है? शादी की तैयारियां चल रही हैं, हम सबके काम के शेड्यूल टाइट हैं।
और आप कह रहे हैं कि अचानक से पूरा बिजनेस संभालूं? विजय ने गुस्से और दर्द के बीच अपनी बात रखी। डैड, आप जानते हैं, हम चारों ने मिलकर जिस कंपनी को खड़ा किया है वो सिर्फ एक ऑफिस नहीं, हमारा सपना है। हमने इसके लिए अपनी रातें कुर्बान की हैं, दिन रात एक किया है, और अब आप कह रहे हैं कि हम इसे छोड़कर फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लें। इतने सालों की मेहनत ऐसे कैसे छोड़ दें? उसकी बातें सुनकर पेरेंट्स नाराज तो हुए, लेकिन विजय की बात गलत भी नहीं थी। फिर भी बाप तो बाप होता है। लंबी बहस के बाद आरव, नमन, कार्तिक और विजय के डैड ने आखिरकार एक फाइनल फैसला किया। ठीक है, तुम्हें सिर्फ 1 महीने का वक्त मिल रहा है। 1 महीने में कंपनी का सारा सेटलमेंट करके फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना ही होगा। इसके बाद और कोई बहस नहीं। नमन, आरव, कार्तिक और विजय चुपचाप रूम से बाहर निकले। चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी। कमरे के बाहर नमन को देखकर मान्या चौंक गई। क्या हुआ, सब ठीक तो है? नमन कुछ कह पाता उससे पहले ही आरव ने चुप रहने का इशारा किया। उन्हें पता था ये तूफान यहीं नहीं रुकेगा। क्या नमन और मान्या की शादी अब हो पाएगी? क्या आरव अपनी बेजवान मोहब्बत रूही से कह पाएगा, या ये 1 महीने का अल्टीमेटम सब कुछ बर्बाद कर देगा? आगे की कहानी में होगा जबरदस्त ट्विस्ट। अगर आप भी बेजुबान एक्स के अगले एपिसोड का इंतजार कर रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। सुपर थैंक्स ऑन करके हमारी मेहनत को सपोर्ट करना मत भूलना, और ज्वाइन बटन दबाकर एक्सक्लूसिव अपडेट सबसे पहले पाओ। उनकी सुनकर सब हैरान थे। ऐसा लग रहा है वो पहले से सब सोच कर आए थे। नमन ने धीमी आवाज में कहा, ठीक है, अभी हमारे पास 1 महीना है, कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा। लेकिन फिलहाल तुम चारों अपनी शकल मत दिखाना। तुम लोगों को देखकर मेरा सिर फटने लगता है। इतना कहकर नमन चुप हो गया। लेकिन आरव, कार्तिक और विजय आपस में बहस छिड़ बैठे। कभी मजाक, कभी ताने, कभी बेवजह की लड़ाई। ये सब उनके मूड को हल्का करने का तरीका था। अगली सुबह रूही अभी कमरे से बाहर निकली ही थी कि मान्या तेजी से नमन के रूम की तरफ बढ़ी। दरवाजा आधा खुला था। अंदर नमन तौलिया में खड़ा आईने के सामने अपने गीले बाल झाड़ रहा था। मान्या चौंक कर पीछे मुड़ी, लेकिन तभी नमन ने पीछे से आकर दरवाजे का हैंडल पकड़ लिया। नमन मुस्कुराते हुए, इतना क्यों नर्वस हो रही हो? मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ। अभी बताओ, इतनी सुबह मेरे कमरे में कैसे आना हुआ? मान्या ने खुद को संभाला और धीरे से बोली, मुझे आपकी मदद चाहिए। नमन हैरानी से शर्ट के बटन लगाते हुए बोला, हेलो मान्या, सब ठीक तो है ना? हम कपल हैं, इसलिए जो भी है बेहिचक बताओ। मान्या झिझकी, लेकिन उसने बोलना शुरू ही किया था कि मान्या ने हिम्मत करके धीरे से कहा, आपको पता है कि मेरी कोई फैमिली नहीं है, लेकिन कोई है जिसे मैं अपनी फैमिली मानती हूँ।
मेरी स्कूल टीचर, उन्होंने हमेशा मेरा बहुत ख्याल रखा है। जब मैं कॉलेज में थी तब वो अपनी फैमिली के साथ अमेरिका में सेटल हो गई थी और अब फिलहाल वो इंडिया में है और मुझे मिलना चाहती हैं और उनसे मिलने के लिए मुझे चाहिए कि नमन वहाँ हो। नमन की आंखों में हल्की मुस्कान आ गई। ओह अच्छा, तो मान्या की टीचर ये देखना चाहती हैं कि मैं उनकी फेवरेट स्टूडेंट और फेवरेट लड़के के लायक हूँ या नहीं। मान्या हैरानी से देखते हुए बोली, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन नमन के चेहरे की मुस्कान और आत्मविश्वास देखकर मान्या को एहसास हो गया कि नमन को पहले से ही सब पता है। लास्ट नाइट मैंने तुम्हें उनसे बात करते हुए सुन लिया था। नमन ने मुस्कुराते हुए कहा, इसलिए चिंता मत करो, मैं उन्हें इतना इम्प्रेस कर दूंगा कि उनके पास मुझे रिजेक्ट करने का एक भी मौका नहीं होगा। लेकिन फिलहाल मेरी एक जरूरी मीटिंग है। लंच टाइम तक वापस आ जाऊंगा। मान्या का मन डगमगा गया। मान्या ने मन ही मन कहा, पता नहीं क्यों, लेकिन जब भी नमन इतना आत्मविश्वासी होता है मुझे डर भी लगता है और सुकून भी। क्या नमन मान्या की टीचर के सामने उसे पूरी तरह से इम्प्रेस कर पाएगा या कोई अप्रत्याशित ट्विस्ट सब कुछ बदल देगा?